से है। कल हम आपको बता रहे थे कि संघीय शासन में अमेरिकन्स ने क्या किया। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका ने जो मॉडल अपनाया उसमें अमेरिका ने कहा कि 50 अलग अलग राज्य थे और 50 अलग अलग राज्यों ने आपस में समझौता कर लिया और समझौते के द्वारा संघीय शासन का निर्माण कर लिया। समझौते के द्वारा एक संघीय शासन सरकार कह लो, सामान्य सरकार कह लो, संघीय सरकार का निर्माण हुआ। तो संघीय सरकार के निर्माण करने के लिए 50 राज्य आपस में एक साथ आ गए। और दोस्तों ठीक है, 50 राज्य एक साथ आ गए, संघीय शासन का निर्माण हुआ। तो जब संघीय शासन बना तो अमेरिका के संघीय शासन का सिद्धांत क्या था? तो पहला, लिखित और सर्वोच्च संविधान। तो ये बात आपको याद रखने की बात है, क्योंकि ब्रिटेन में तो संविधान लिखा गया था नहीं, अमेरिका में संविधान सभा बैठी। क्योंकि अब सवाल है कि 50 राज्यों ने संविधान लिखा और 50 राज्यों के समझौते आपस में थे और उन्होंने आपस में समझौता करके एक संघीय सरकार का निर्माण कर दिया। लेकिन अब सवाल है समझौते में क्या होगा, कहाँ लिखा जाए, उसके लिए संविधान तो चाहिए। इसीलिए ये कहा गया कि लिखित सर्वोच्च संविधान के बिना यदि कुछ समझौता होगा दोस्तों, कागजात तो चाहिए। समझौता हो गया, पता चला कुछ लिखा ही पढ़ा नहीं गया और बिना लिखा पढ़ा समझौता तोड़ दिया जाएगा। इसलिए कई बार तो दो पार्टनर के बीच में शादी विवाह होता है तो लिखित समझौते होते हैं। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने कहा भैया समझौता लिखित होगा, पहली बात सामने आ गई। दूसरा, अब समझौता लिखित होगा तो क्या होगा? शक्तियों का विभाजन होगा, सेपरेशन ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। जो शब्दों को ध्यान रखना दोस्तों, इंग्लिश से डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा होगा। शक्तियों का बंटवारा किसके बीच में? कि इधर है 50 राज्यों में, 50 राज्यों में कौन है? न्यूयॉर्क है। 50 राज्यों में कौन है? न्यू जर्सी है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, बिहार, एमपी, ये सब सारे राज्य हैं। वैसे वहाँ न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, नेवादा है, फिलाडेल्फिया है। तो अलग 50 राज्य हैं। समझौता किसके बीच में हुआ? शक्ति का बंटवारा किसके बीच में होगा? राज्यों और संघ सरकार के साथ। यानी बात ध्यान रखने की, अमेरिका का भूभाग एक ही है, अमेरिका का भूभाग एक है, उसी भूभाग पर संघीय सरकार काम करेगी, उसी भूभाग पर न्यूयॉर्क, नेवादा और न्यू जर्सी की सरकार काम करेगी। आपने देखा उसे इंडिया में एक तो मोदी की सरकार है, पूरे भारत में काम कर रही है। फिर 28 राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं। संघीय शासन का मतलब होता है एक ही भूभाग पर अगर दो सरकार रहेगी तो शक्ति का बंटवारा तो होना चाहिए दोस्तों। जैसे एक ही कमरे में दो रूममेट है, अब एक कमरे में दो रूममेट है तो डिवीजन ऑफ पावर तो होना चाहिए कि कौन रूममेट झाड़ू मारे, कौन बर्तन साफ करेगा, फिर कौन खाना बनाएगा। यह डिवीजन ऑफ पावर। और डिवीजन ऑफ पावर इसलिए कभी भी किसी रूममेट को बनाओ तो पहले डिवीजन ऑफ पावर कर लो, फिर उसको पर्ची भी लिख डालो, भाई ये काम है तुम करोगे, ये काम मैं करूंगा। इसलिए कहा गया डिवीजन ऑफ पावर होगा। इसी को अलग अलग शब्दों में कहा जा सकता है। अब शक्ति का विभाजन को हो, आप ये भी कह सकते हो शक्ति की साझेदारी, शेयरिंग ऑफ पावर, पावर शेयरिंग। तो शक्ति की साझेदारी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि दोस्तों देखो, पावर शेयर ही तो कर रहे हैं, क्योंकि भूभाग एक है, सरकार दो है, तो शेयर कर रहे हैं। और सच मानो जब आप कोई पार्टनर बनाते हो तो उसके साथ शेयरिंग तो ही करते हो। शेयर किसका? किराए का। शेयर किसका? स्वाभाविक रूप में उस स्पेस का। आप कहोगे पावर, इसे शक्ति की साझेदारी कह लो, एक ही तरीका है। शक्ति का विभाजन कहो, शक्ति की साझेदारी कहो, या कहो एक ही भूभाग पर दोहरी सरकार होगी, एक ही भूभाग पर दो समानांतर सरकारें होंगी। आप कहोगे सर ये बताओ कि राज्यों ने समझौता कर लिया, संघ बन गया, एक तरफ 50 राज्य की सरकार, दूसरी तरफ संघ की सरकार, इसमें संबंध क्या होगा? क्योंकि जब भी हम पार्टनरशिप बनाते हैं, कई बार पार्टनरशिप में क्या होता है कि हम पार्टनर को जूनियर समझते हैं, कई बार पार्टनरशिप टूटती भी इसीलिए है।
हम पार्टनर को समान भागीदारी नहीं, इक्वल नहीं समझते। तो दोस्तों, जब पार्टनर को जूनियर समझेंगे, पार्टनर को नीचा समझेंगे, तो पार्टनरशिप चलेगी नहीं। इसलिए संघ और राज्य के निर्माण में यहाँ पर पार्टनरशिप का मतलब है राज्य की समान हैसियत है, यानी शक्ति के साथ दोनों इक्वल पार्टनर हैं। तो इसलिए संघ राज्य की अगर शक्ति की साझेदारी है तो क्या होगा, दोनों समान साझेदार, दोनों समकक्ष होंगे। महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया दोस्तों हमने, समकक्ष। शब्दों पर खूब ध्यान दीजिए। इन नहीं, यानी राज्य संघ के नीचे नहीं होगा, राज्य संघ के समकक्ष में होगा, बराबरी होगा, समानांतर होगा। इसलिए दोस्तों इसे देखिए, हमारे यहाँ ममता दीदी मोदी सरकार के समकक्ष हैं। ममता दीदी को अपनी शक्तियां, क्योंकि राज्य और संघ दोनों को अपनी शक्तियां संविधान से मिल रही है, बात ध्यान रखने की है। राज्य संघ दोनों को अपनी शक्तियां संविधान से मिल रही है, तो दोनों, यानी बात ध्यान रखने की है, अमेरिका में राज्यों को अपनी शक्तियां संघ से नहीं मिल रही है, बल्कि अमेरिका में तो उल्टा है, राज्यों ने संघ को बना है। तो आप याद रखो दोस्तों, बनाने वाला हमेशा बड़ा होता है बनने वाली चीज से। इसलिए वहां राज्यों ने संघ बनाया है, तो राज्य तो अपने लिए ज्यादा शक्ति रखेंगे। इसलिए आप सुनते भी होंगे कि अमेरिका में राज्य शक्तिशाली है, लॉजिकली शक्तिशाली होंगे, क्योंकि राज्य ने वही काम संघ को दिया जो वह नहीं कर सकते, या जो पूरे भारत, पूरे अमेरिका का एक समान है, तेल दे दिया, रक्षा दे दिया, संचार दे दिया, भाई संघ सरकार करे, बाकी काम हम करेंगे। इसलिए इसी को शक्ति की साझेदारी करो, दोहरी सरकार कहो, या आप ये भी कह दो कि दो समानांतर समकक्ष सरकारें, स्वायत्त सरकारें चल रही हैं। पहली बात तो ये है शक्ति की साझेदारी, शक्ति की स्वायत्तता, सब बराबर हो गए। तो बराबर इसलिए हो जाएगा तभी तो पार्टनरशिप चलेगी। इसलिए दोस्तों, पार्टनरशिप आप जानते हो घर में बड़े का मूल कारण क्या होता है, क्योंकि फैमिली में हम पावर शेयर नहीं करते, सास बहू के साथ नहीं करती, हमारा ताऊ हमारे साथ नहीं करता, वो हमेशा ठांसता रहता है कि तुम ये करो, तुम ये करो। इसलिए कई बार परिवार टूटते हैं। तो परिवार फेडरल होना चाहिए, यूनिटरी नहीं, एकात्मक नहीं। थोड़ा सा पावर चुन्नू मुन्नू को भी दे दो, भाई वही खेलकूद आए, थोड़ा सा पावर बहू को दे दो, थोड़ा पावर, यानी बहू के बीच, सास के बीच, बहू के बीच का संबंध समकक्षता का होना चाहिए। और हमारे तो कहा भी जाता है, जब बच्चा 18 साल के बड़ा हो जाए, उसको फिर बच्चा मत समझो, अपने बराबरी का मित्र का दर्जा दो। लेकिन आप जानते हो, जैसे पावर का, जहां पावर शेयरिंग होता है, जहां पावर डिवीजन होता है, वहां तो पंगा होना तय है। इसलिए आप देखो, दीदी मोदी के बीच में लफड़ा होता रहता है, पार्टनर के बीच में विवाद होगा। आप ये कल्पना मत करो विवाद नहीं होगा, क्योंकि जहां साझेदारी होगी विवाद क्यों होगा। आप कहोगे पार्टनर, यार तुम झाड़ू मार दो, पार्टनर कहेगा यार ये तो हमारे काम में लिखा नहीं था, झाड़ू मारना तुम्हारा काम था। आप कहोगे यार तुम्हारा मन थोड़ा ठीक नहीं कर रहा है, झाड़ू तुम आज मार दो, झगड़ा शुरू हुआ। अब पता चला सब्जी आ गई और समझौता था, पार्टनर में समझौता है, भाई आधे पैसे तुम दोगे, आधे हम देंगे। और एक पार्टनर ने कहा ना भाई देखो हमारे पास पैसा है नहीं, आइसक्रीम खा लिया, लफड़ा होगा। यानी जहां शक्ति की साझेदारी होगी वहां विवाद होगा। इसलिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपका किसी दोस्त के साथ लफड़ा हो जाए, तो पार्टनर से छोड़ के भागिए मत, उसको हल करने का प्रयास करिए। तो इसलिए कई बच्चों तो इसलिए पार्टनरशिप रखते ही नहीं कि सर बड़ा लफड़ा है, झगड़ा होगा। कौन सी पार्टनरशिप ऐसी है जहां झगड़ा नहीं होगा। इसलिए झगड़ा हल करना सीखो। आजकल बच्चे छोटा सा विवाद हो जाए तो डर जाते हैं, पार्टनरशिप तोड़ देंगे। इसलिए जहां संघीय शासन होता है वहां तीसरी विशेषता भी आती है, और वो है सर्वोच्च न्यायपालिका, या कह लो कि स्वतंत्र न्यायपालिका। एक विवाद को हल करने की एक मशीन होनी चाहिए। इसलिए संघीय व्यवस्था का तीसरा लक्षण क्या है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब एक अंपायर होगा जो दो पार्टनर के बीच झगड़ा हल करेगा, जैसे हमारे उच्चतम न्यायालय है। यानी संघीय व्यवस्था में ये तीन लक्षण हर जगह होंगे। अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने जो संघ बनाया उसमें तीन लक्षण ये भी होंगे। और एक खास बात है, और जब का मतलब है जहां भी संघीय संविधान होगा दोस्तों, अब आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 76 तीनों विशेषता में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन होगी, तो पीटी में कई बार इस तरीके से एग्जाम पूछा जाता है, तीनों विशेषता तो हो गई। अब टिक करोगे दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है दूसरी, विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर। तो डिवीजन ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर मामला आएगा इस संविधान
स्वतंत्र न्यायपालिका, ये संघीय शासन में 3 लक्षण होने चाहिए। इसलिए देखो दोस्तों, एकात्मक शासन में डिवीजन नहीं होता, एकात्मक शासन में डिवीजन नहीं होता, कई बार डेलीगेशन होता है। कई बार क्या होता है कि इकाइयों को पावर दे दिया जाता है तो वो संघ सरकार देती है, जब चाहे तब ले लेती है। यहाँ राज्यों की शक्तियां स्वायत्त है, संविधान से है, डेलीगेटेड नहीं है। पावर को डेलीगेट करना और पावर को शेयर करना, दोनों बातों में फर्क होता है। डेलीगेट का मतलब है जो घर वगैरह में ज्यादातर हम बड़े बुजुर्ग हमें पावर डेलीगेट करते हैं कि भैया ये पैसा ये सामान लेते आओ, वो हमारी स्वायत्त शक्ति नहीं है। जब ये हो जाए कि महीने में इतना पैसा हमारे अकाउंट में स्वाभाविक रूप में आ जाएगा, उसमें मैं जो चाहूँ खर्च करूँ, ये स्वायत्तता है, पावर शेयरिंग है। भाई घर में अगर 1000 रुपए है तो सबके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, 4 लोग हैं तो 250-250 रुपये हो गया, ये हमने पावर शेयर किया। लेकिन डेलीगेशन का मतलब क्या है, हमने 100 रुपये दे दिया कि गुड्डू सामान लेते आओ। अब गुड्डू सोच रहा है आइसक्रीम खा ले कि ना खा ले, लेकिन आइसक्रीम खा लिया तो उठा सेगा, कहाँ पैसा खर्च किया। इसीलिए ये पावर शेयर का विचार है। और अब देखोगे दोस्तों, यहाँ पर एक बात और रहती है कि भाई ठीक है, राज्यों ने तो संघ सरकार बना लिया है और राज्यों की राजधानियां हैं, 50-50 सरकार यहाँ पे स्थित है। सवाल है कि राज्यों का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा संघ में भी तो होना चाहिए। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, तो राज्यों की उपस्थिति राज्य में है लेकिन संघ में कैसे हो, तब उसके तय किया गया कि जहां भी संघीय व्यवस्था होगी वहां राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए, राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए उच्च सदन जरूर होगा। जैसे अमेरिका में सीनेट है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, ये है अपर हाउस, उच्च सदन जरूर होगा। ये संघीय संविधान की विशेषता है, अमेरिकन ने बना लिया। एक खास बात देखेंगे, अमेरिका के संघीय संविधान की विशेषता है। लेकिन आप कहोगे सर ये बताओ, कभी हमें मर्जी हो जाए पार्टनरशिप तोड़ दे? खास बात है संघीय शासन में, एक बार अगर पार्टनरशिप हो गई, न इस पार्टनरशिप से राज्य निकलेगा और न ही संघ राज्य के नाम भूभाग चेंज करेगा। इसलिए अगर कल अमेरिका में संघ सरकार चाहे न्यू जर्सी का नाम ओल्ड जर्सी रख दे, नहीं हो सकता। ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि राज्यों ने भाई समान साझेदारी का मतलब है कि हाँ, राज्य कहेगा तो नाम चेंज कर सकते हैं, और राज्य ऐसा कहे क्यों कहेगा। खास बात है, अमेरिका में संघीय सरकार राज्य के नाम भूभाग में कोई चेंज नहीं कर सकती जब तक राज्य उसे ऐसा न कहे, और न ही राज्य संघ से अलग होगा। पार्टनरशिप में दोस्तों, इसलिए अमेरिका का संविधान सीखिए, पार्टनरशिप कर लीजिए तो यार तोड़िए मत, उसको अलग मत होइए कि पार्टनरशिप कर लिया और अलग हो गया। इसलिए एक आपने बात सुनी होगी, इसलिए कहा जाता है अमेरिका के संघीय संविधान को कहा जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। संघीय संविधान को कहा जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। दोस्तों ये बात आपको, अविनाशी मतलब जिसका विनाश न हो, which can't be destroyed, जिसको तोड़ा फोड़ा न जा सके। अमेरिका का राज्य अविनाशी संघ है, यानी संघ को आप तोड़ नहीं सकते। अविनाशी का मतलब संघ से आप निकल नहीं सकते, लेकिन संघ राज्यों को भी बांट नहीं सकता, एक राज्य को 2 राज्य में नहीं बदल सकता। इसलिए राज्य की भूभाग सीमा बनी रहेगी अविनाशी, और संघ से राज्य अलग नहीं होंगे तो 50 से कल 49 नहीं हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका के संघीय व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। तो न संघ से कोई हटेगा और न संघ राज्य के नाम भूभाग को छोटा बड़ा करेगा। अमेरिका ने क्या किया, संघ का ये 3 सिद्धांत बनाया। लेकिन अगर और अमेरिकी संघीय व्यवस्था की विशेषता देखेंगे तो जबरदस्त मामला आता है, क्योंकि यहाँ जो पावर शेयर किया गया है वो बड़ा बराबरी का है, बराबरी का है। राज्यों को बड़ी शक्तियां दी गई। जैसे अगर अमेरिका की पूरी बात देख लें फिर भारत पर आए, आप देखोगे अमेरिकी संघ की विशेषता अगर दोस्तों देखें, कमाल की विशेषता दिखेगी आपको। अब जरा देखो अमेरिकी संघ की विशेषता कैसी दिखेगी आपको। पहला, अमेरिका के संघ में राज्यों की बराबरी कैसे समझ में आती है, राज्यों की हैसियत कैसे समझ में आती है। अमेरिका में
सभी 50 राज्यों के अपने संविधान होंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों, ये बात जरा समझने की है। भारत में देखो, भारत में भी संघीय व्यवस्था भी आएंगे भारत पर, लेकिन अमेरिका में सभी 50 राज्यों के अपने संविधान है। यानी वहां संघ का संविधान अलग है, बाकी सब 50 राज्यों के संविधान। अमेरिका कंडीशन भारत में लागू करना चाहे तो क्या होगा, 28 राज्यों के अपने संविधान होंगे। फिर 28 राज्यों का अपना संविधान होगा। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारे दोस्तों, अगर कोई आपसे ये कहे कि उत्तर प्रदेश का संविधान बताओ, और आप दुकान वाले से गए पूछने कि भैया उत्तर प्रदेश का संविधान दोगे, अरे उत्तर प्रदेश को कोई संविधान नहीं मिलता, भारत का संविधान ले जाओ। कम ऐसा है। अमेरिका में आप जाके न्यू जर्सी का भी संविधान खरीद सकते हैं, अमेरिका में जाके ओहियो का भी संविधान खरीद सकते हैं, अमेरिका में जाके मिशिगन राज्य का भी सिद्धांत खरीद सकते हैं। 50 राज्यों का संविधान है, संघ का अपना संविधान है, जरा सोच के देखिए। और ऐसा ही नहीं, अमेरिका में क्या है, सभी राज्य के जो गवर्नर है, सभी राज्य के गवर्नर राज्य की जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। सभी राज्य गवर्नर राज्य की जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। बड़ी बात है। हमारे यहाँ दोस्तों हर जगह कंपेयर आप कर सकते हो। हमारे यहाँ भी आरिफ मोहम्मद खान साहब है केरल में, केरल सरकार करे भैया इनको ले जाओ, संघ सरकार। हमारे यहाँ तो गवर्नर महोदय संघ सरकार के द्वारा राज्यों में अपॉइंटेड होते हैं, हमेशा नहीं होता। गवर्नर बाकायदा राज्यों के द्वारा जनता के द्वारा निर्वाचित है। अब समझ लीजिए कि राज्य पूरे तौर पर स्वायत्त है। और दोस्तों अमेरिका में जो शक्ति का विभाजन है, तो मतलब अमेरिका में शक्ति का विभाजन ऐसा है, जैसे आप देखोगे कभी एक झूला आता है जहां पे 2 किनारे पर लोग बैठते हैं, सीसॉ वाला झूला। अमेरिका में संघ राज्यों के बीच ऐसा शक्ति का बंटवारा है, एक झूले पर 40 किलो का आदमी बैठा है, दूसरे झूले पर 38, एक झूले पर 45 किलो का, दूसरे पर 40 किलो का, बिल्कुल बराबर है। हमें शक्ति का विभाजन बिल्कुल बराबर है, संघ राज्य की शक्तियां बराबर है। हमारी कंडीशन थोड़ी अलग है। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे क्या है कि अब चूंकि प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है, इसलिए दोस्तों संघ के संविधान में प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है। संघ के संविधान में केवल संघ सूची का उल्लेख है। संघ के संविधान में केवल संघ की शक्तियों का उल्लेख है। अब कभी हमारे संविधान को देखो दोस्तों, हमारे संविधान को देखो तो अब ये राज्यों का भी हमारा संविधान है, ये राज्यों का संविधान है, तो पता चला वहां पे तो संघ की भी शक्तियां हैं, राज्य की शक्तियां हैं, समवर्ती सूची भी है। साथियों ने सोचा कभी जाके देखो, संघ की भी शक्तियां हैं, राज्य की शक्तियां हैं, समवर्ती सूची है। और आप याद रखो जो नहीं लिखा गया, क्योंकि जब ये रूममेट आप बना रहे हो हर चीज तो लिख नहीं सकते, तो जो नहीं लिखा गया उसको दे दिया गया, वो अवशिष्ट शक्ति कहलाता है। जो नहीं लिखा गया हमारे यहाँ संघ सरकार को जाता है। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। अवशिष्ट का मतलब है जो संविधान में लिखा नहीं जा पाया, क्योंकि याद रखो जब हम किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो हर चीज लिख सकते। दोस्तों मान लिया हमने कह दिया कि भाई पार्टनर तू झाड़ू मारना, हम फर्श साफ करेंगे, पता चला कि अब कोई मेहमान आ गया, तो अब हमारे समझो तुम लिखा ही नहीं था, मेहमान आ गया, तो मेहमान को पानी वानी कौन पिलाएगा, ये हर चीज तो नहीं लिखी जा सकती। इसी वजह से जिस जो नहीं लिखा गया वो अवशिष्ट शक्तियां हैं, रेसिड्यूरी पावर है, और वो दे दिया गया अमेरिका में राज्यों को। राज्य इसलिए बहुत पावरफुल हो जाते हैं, राज्य बिल्कुल संघ के समान आते हैं। और फिर आप देखोगे इतना नहीं, अमेरिका में 2 प्रकार की संघ की सेवाएं अलग है, संघ सरकार के सेवक अलग है। संघ सरकार के सेवक पृथक है, राज्यों के सेवक पृथक है। संघ सरकार के सेवक पृथक है, राज्यों के सेवक अलग है। तो वहां सिविल सेवाएं भी अलग है। और वहां तो
दो प्रकार, संघ की न्यायालय भी अलग है, राज्य का न्यायालय अलग है और न्यायालय है। अब न्यायालय में भारत में आएंगे, भारत से हर मामले में कंपेरिजन करेंगे। अमेरिका में तो न्यायालय भी दोहरा है, संघ और राज्य की सब चीज अलग अलग है दोस्त। संघ राज्य की न्यायालय भी अलग है, नागरिकता भी अलग है। न्यायालय दोहरी है, दोहरी का मतलब है संघ की अलग है, राज्य की अलग है। यही तो डिवीजन ऑफ पावर का मतलब होता है भाई। क्लियर कट देख लो, अगर डिवीजन ऑफ पावर हो गया तो क्लियर कट हो गया भाई, ये अलमारी हमारी, ये अलमारी आपकी। कई बार घर में डिवीजन हो जाता है, भैया के साथ हो गया, बापू, आजकल तो बापू के साथ भी कई बार हो जाता है, तो भैया कमरा बट गया कि कमरा आपका वो कमरा हमारा, यही तो है बराबर। यहाँ भी दोहरी, जैसे दो कमरे हैं, ये कह दिया गया अलमारी आपकी, अलमारी आपकी, तो हर चीज दोहरा। नागरिकता दोहरी, नागरिकता दोहरी। और अमेरिका में राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए सीनेट है। वहां जैसे हमारे राज्यसभा है, वहां सीनेट में, वहां सीनेट में 50 राज्य हैं। सीनेट में प्रत्येक राज्य को 2 सीट, सीनेट में प्रत्येक राज्य को 2 सीट दी गई बराबर। यानी जैसे हमारे यहाँ यूपी है, अमेरिका में न्यूयॉर्क है, बड़ा राज्य है। हमारे यहाँ देखो राज्यसभा में यूपी को सीट दे दी गई ज्यादा, नागालैंड को 1, यूपी को 31। तो ये हमारे यहाँ एक सिस्टम है। हमारे यहाँ राज्यसभा की सीटें जनसंख्या के हिसाब से दी जाती हैं। अब अमेरिका ने क्या कहा भाई, देखो संघवाद का मतलब है संघ राज्य के बीच ही समानता नहीं, राज्य और राज्य के बीच भी समानता, खास बात है। तो संघ राज्य के बीच समानता नहीं, समानता राज्य और राज्य के बीच भी होगी। अमेरिका में कमाल की बात आ गई, राज्य और राज्य के बीच समानता संघ राज्य के बीच होगी। तो इसलिए हर राज्य चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर राज्य को 2 सीट, तो राज्य के बीच समानता आ गई। इसलिए अमेरिका का संघीय संविधान कहता है दुनिया में सख्त विभाजन का सबसे बेहतरीन मॉडल है। सेवाएं दो, नागरिकता दो, सीनेट में हर राज्यों का रिप्रेजेंटेशन एक जैसा। यानी अमेरिका में सख्त विभाजन ऐसा है जैसे ये सीसॉ वाला झूला है, दोनों पलड़े बराबर है, क्योंकि इधर ही 50 किलो का आदमी है, इधर 49-50 किलो का है। दोस्तों एक तरफ 50 किलो बैठे, एक तरफ 48 किलो बैठे तो बैलेंस हो जाएगा। अब एक तरफ 100 किलो बैठ जाए, दूसरे 40 किलो बैठ जाए तो लफड़ा पड़ेगा। अमेरिका में ये अमेरिकी संघवाद की विशेषता है, राज्यों के बराबर हैं संघ के। लेकिन अब जरा देखें दोस्तों, भारत पर है। अब ये जरूरी थोड़े है, देखिए अगर अमेरिका के संघवाद की विशेषता हमने बता दी दोस्तों, ये जरूरी थोड़ी यार जो अमेरिका का संघवाद है वही हमारे यहाँ जाए, क्योंकि हमारी परिस्थितियां तो अलग हैं। अमेरिका तो अमीर देश है, अमेरिका के 50 राज्य, अमेरिका की इकोनॉमी $22 ट्रिलियन है, हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन नहीं पहुंच पा रही है, ऐसे आप समझिए। अब अमेरिका के पर कैपिटा इनकम पता $50,000 है, हमारे यहाँ 5-6 हजार नहीं है। अमेरिका में हर जगह शहर है, उद्योग है। अमेरिका में गांव का मतलब क्या है दोस्तों, कभी अमेरिका गांव में जाओ तो वहां भी बिल्कुल अच्छी सड़कें हैं, हॉस्पिटल है, एजुकेशन सेंटर है, यहाँ तक कि गांव में रेड लाइट लगी हुई है। अब हमारे यहाँ गांव का मतलब क्या होता है, जहां बिजली ना आए, जहां सड़क ना हो। इसीलिए कहने का मतलब है जो हमारी परिस्थितियां हैं जरूर थोड़ी अमेरिका में हो। इसलिए दोस्तों आप याद रखना, अमेरिका के मॉडल मानकर आप कहोगे भारत का संघवाद कैसा, तो ठीक नहीं है। अमेरिका की परिस्थिति अलग है, हमारी अपनी परिस्थिति, हम अपने तरीके से देखेंगे। कंपैरिजन करने का मतलब ये थोड़ी है हम अमेरिका की बात को ही हम कह दे रहे हमारा संविधान तो बेकार है यार, अमेरिका जैसा ही नहीं है। अमेरिका कंडीशन लगे, हमारी कंडीशन लगे। हमारे भारतीय संविधान निर्माता बड़े दूरदर्शी थे, उन सब चीजों को ठोंका बजाया पहले दोस्तों, देखा कि अपने काम का हो सकता है कि नहीं। अरे दोस्तों हो सकता है कोई किसी घर में कोई बड़ी अच्छी चीज हो, हमारे काम की ना हो, उसको देख के क्या ललचाना बिला वजह। अब अगला, अब जरा देखो भारतीय संविधान निर्माता कहाँ जा रहे थे। इसके पहले आपको हम ये भी बता दें कनाडा के लोगों ने कैसा संविधान बनाया। और संयोग की बात है कनाडा में भी पहले एक दूसरा संघ का मॉडल है कनाडा, जहां कनाडाइयों ने संघ का निर्माण अमेरिका से अलग किया। और हमें तुलना भी कर देंगे कनाडा में दोस्तों ये हुआ, कनाडा में देखो पहले एक केंद्रीय सरकार थी। अच्छा, संघ को कई बार हम केंद्रीय सरकार भी कह लेते हैं, केंद्रीय सरकार कहो संघ सरकार कहो, वैसे थोड़ा सा केंद्रीय सरकार पर लोग आपत्ति करते हैं।
कि जब भी हम केंद्र की बात करते हैं इसका मतलब कोई न कोई परिधि है, कोई न कोई नीचे बैठा हुआ है। चलता हुआ भाषा हम कह सकते हैं। भारत में खूब कहा सेंट्रल गवर्नमेंट। सभी लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मत कहो, क्योंकि आप जब किसी गोले में, जब किसी वृत्त में आप सेंटर की कल्पना करते हैं, इसका मतलब परिधि आ जाती है। राज्य परिधि में तो राज्य बराबर रखते हैं, लेकिन राज्य संघ के अधीन नहीं है दोस्तों। जहां शब्दों पर हमेशा ध्यान दीजिए, जहां अधीन हो जाएंगे वहां संघ थोड़े होगा। अब ये कहा गया कि देखो केंद्रीय सरकार, कनाडा में कैसे हुआ, पहले संघ सरकार थी, केंद्रीय सरकार थी और वहां ब्रिटेन का शासन था। तो ब्रिटेन के लोगों ने कहा यार देखो, एक सेंटर सरकार चलाना ठीक नहीं है। अच्छा दोस्तों, एक सेंटर सरकार चलाने में क्या प्रॉब्लम है? अगर मान लो कि हम एकात्मक शासन बना रहे हैं, अगर कल्पना करो अगर भारत में केवल नई दिल्ली में ही सरकार होती, राज्यों की राजधानी खत्म कर दो, लखनऊ, पटना, त्रिवेंद्रम, जयपुर, भोपाल, होगा क्या? पता चले दिल्ली से ही जा रहा है, दिल्ली सरकार कर रही, वहां बिजली कैसे चलेगी? अब दिल्ली बताएगा कि वहां शिक्षा कैसे चलेगा? अरे बात, एक ही जगह सत्ता केंद्र बनाने देने से बड़ी असुविधा हो जाएगी। कोई इम्प्लीमेंटेशन बार बार प्रॉब्लम आई है, हो सकता है अलग अलग जगह परिस्थितियां अलग अलग हों, तो पता चला कि हर काम दिल्ली से हो रहा है। बड़े भूभाग में, पूर्ण देश में यह शासन एक केंद्र से नहीं होगा, शासन के तमाम केंद्र बना दो। यही जो संघवाद है, बस सबको शक्तियां बराबर दे दो। अमेरिका ने कर दिया, कनाडा ने भी ऐसा किया, लेकिन कनाडा के संघ का निर्माण वैसा नहीं था जैसा अमेरिका में था। ये तुलना भी कर देंगे। कनाडा की सरकार ने कहा भाई देखो, हम अनेक इकाइयां बना दे रहे, इकाइयां उधर राज्य, एक ही संघ से अनेक राज्य बना दिए गए। इसका मतलब है, बात तय हो गई कि कनाडा का संघीय व्यवस्था में राज्य बन गए। और ये बात आप जान लो दोस्तों, जहां भी संघीय व्यवस्था बनेगी वहां पे ये विशेषताएं जरूर आएंगी। यानी कनाडा में भी संघ की विशेषता क्या है कि और सर्वोच्च, संघ की विशेषता कनाडा में भी वही है जो अमेरिका में है। ये तो सर्वोच्च संविधान, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन कहो, दोहरी सरकार कहो, शक्तियों का विभाजन कहो, दोहरी सरकार कहो, या कह लो कि वैध सरकार, समानता सरकार, जो भी आप कह लो, शक्तियों का विभाजन कह दो, और फिर स्वतंत्र न्यायपालिका और एक उच्च सदन होगा। यानी संयोग की बात है कि जो संविधान की विशेषता, जो संघ की विशेषता अमेरिका की है, वही संघ की विशेषता कनाडा में भी, वही संघ की विशेषता भारत में ही है, लेकिन निर्माण का तरीका अलग है। क्योंकि निर्माण तरीका, इसका मतलब है ये अमेरिका में कैसे निर्माण हुआ? अमेरिका में संघ राज्यों के समझौते से आया। बात ध्यान रखो, आपको बता दें, देख लो पहले अमेरिका में क्या था। अमेरिका में पहले राज्य थे, बाद में संघ आया। कनाडा में संघ से ही राज्य बन रहा है, निर्माण का तरीका तो अलग हो गया। इसलिए कनाडा में कोई समझौता नहीं हुआ राज्यों के बीच, बल्कि कनाडा में कहा गया भाई देखो, एक केंद्रीय सरकार से अनेक राज्य हम बनाएंगे, क्योंकि एक ही केंद्र से शासित करना ठीक नहीं है। अब कनाडा में है क्यूबेक, अब कनाडा में है मॉन्ट्रियल, उनका भाई अलग अलग राज्य बना दो यार, एक ही पता चला कनाडा में मॉन्ट्रियल है, क्यूबेक। है, सबको राजधानी बना दो। तो जो बात ध्यान में रखने की है, संघ की विशेषता दोनों जगह एक है, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्टी है, कनाडाई संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन के बजाय जिस इंग्लिश शब्द का प्रयोग किया वो है यूनियन। और दोस्तों, यूनियन का हिंदी अनुवाद यूनियन ही है,
या तो आप कह लो यूनियन का हिंदी अनुवाद संघ है। अमेरिकन संविधान निर्माताओं ने हमेशा फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया। बात याद रखने की है, अमेरिका ने कभी यूनियन शब्द का प्रयोग नहीं किया, तो किस शब्द का प्रयोग कर रहा है? फेडरेशन। कनाडाई किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? यूनियन। कनाडाई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यूनियन। आप कहोगे सर कौन सी बात है? विशेषता वही है, हमारी विशेषता वही है, संघ यहाँ भी है तो यहाँ भी समकक्षता है, अभी दोहरी सरकार है, अभी शक्तियों का विभाजन है, तो आप शब्द का हेर फेर क्यों कर रहे हो? तो उत्तर है दोस्तों, कनाडाइयों ने जानबूझकर किया, क्योंकि यूनियन शब्द से कनाडा के लोग दो बातें बता देना चाहते थे। तो यूनियन शब्द से क्या निकलता है बात, और हकीकत की बात है दोस्तों, यूनियन का भी हिंदी अनुवाद लोग संग ही कर लेते हैं। कई बार कंफ्यूजन इसलिए बच्चों में हो जाता है। अब फेडरल इंग्लिश शब्द हो गया, तो फेडरल का कई किताबों में अनुवाद परिसंघ है, इंग्लिश शब्द देखोगे फेडरल है। यूपीएससी के पेपर कभी आप देखना, आईएएस के पेपर देखना, कभी आप इसमें स्टेट के भी पेपर देखना, इंग्लिश में लिखा गया फेडरल, तो उसका हिंदी अनुवाद किया गया है परिसंघ। कमाल की बात है। यहाँ क्या हुआ कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, तो कनाडाइयों ने यूनियन शब्द का प्रयोग क्यों किया उसके कारण बता दिया। उनका देखो भाई, दो कारण ऐसे हैं, इन वजहों से हम यहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग करना चाहेंगे। ने पूछा बता दो भाई दो कारण कौन है, तो उन्होंने कहा देखो पहला तो ये है कि कनाडा का संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। कनाडा का संघ राज्यों के बीच पहला समझौते का परिणाम नहीं, बात तय होगी। इसका मतलब अमेरिका जैसा नहीं है हमारे संग, प्रक्रिया वैसी हमारी नहीं बनी। और दूसरी बात, कनाडा के संविधान में, कनाडा के संघ में
कनाडा के संघ में संघ सरकार को ज्यादा शक्तियां, वहां की परिस्थितियां अलग थी। संघ सरकार को ज्यादा शक्तियां दी गई। तो दोस्तों टेक्निकल आप देखेंगे तो फेडरेशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा होना। शाब्दिक अंतर, विशेषता का अंतर नहीं, क्योंकि अमेरिका में जो संघ की विशेषता है वही संघ की विशेषता कनाडा में भी है। कनाडाइयों ने यूनियन शब्द का प्रयोग करके दो बातें बताने का प्रयास किया कि भाई देखो, हमारे यहाँ संघ सरकार को हम ज्यादा शक्ति देंगे, संघ सरकार को थोड़ा हम पावर में थोड़ा संघ सरकार के पास पड़ना भारी रहेगा, जबकि होगी समकक्षता। क्योंकि देखो, संघ सरकार ज्यादा शक्तिशाली रहेगी दोस्तों, राष्ट्र की एकता अच्छी रहेगी, एक चिंता होती है। इसलिए कनाडा के लोगों ने कहा इन दो कारणों से हम संघ के बजाय यूनियन शब्द का प्रयोग करेंगे। अब संयोग की बात है भारत पर आ जाए, और मामला ही बनता है दोस्तों, भारत में जिस तरीके से कनाडा में संघ का निर्माण किया एग्जैक्टली वैसे ही भारत में संघ का निर्माण हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से भारत में पहली बार संघ का प्रावधान रखा गया, भारत शासन अधिनियम 19, इससे जब संघ लागू हो नहीं पाया क्योंकि देशी रियासतें उसमें शामिल हुए नहीं, ब्रिटेन सरकार आगे कर रही थी, शामिल नहीं हुए। लेकिन संयोग की बात है कि हमारे संविधान के दोस्तों आर्टिकल 1 में आप देखो, आर्टिकल 1 में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। हमारे संविधान का पहला ही अनुच्छेद है इंडिया। यहाँ पे याद रखो, जो हमारा संविधान, हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है नामकरण को लेकर बड़े विवाद होते हैं, यहाँ भी नामकरण को लेकर विवाद था। यहाँ लोगों ने कहा कि भैया क्या रखा जाए, भारत पहले रखा जाए, इंडिया रखा जाए, नाम क्या बच्चे का हो। कुछ लोगों ने कहा आर्यावर्त, दक्षिण भारत तमिलनाडु के लोगों ने दक्षिणावर्त, बड़ा विवाद हो गया। अब ये तय हुआ ठीक है भाई, अच्छा जो हिंदी बेल्ट के लोग थे वो सोचते भारत रखा जाए, भारत चूंकि सांस्कृतिक रूप में ज्यादा नजदीक है। इंडिया, इंडिया शब्द जो आया वो लगता था कि नहीं, ये हिंदी के अलावा बाकी सबको भी समावेशित करता है। लोगों ने कहा भाई ऐसा कर, दोनों रख दो। ये हुआ, नाम दोनों रहेगा तो आखिर में पहले कौन आए, इंडिया आया। तो इंडिया दैट इज भारत। तो दोस्तों पहले अंग्रेजी शब्द आ गया, उसके बाद इंडिया, फिर भारत आया। और इसलिए कभी आकर अमिताभ बच्चन की फिल्म देखना दीवार, तो आप जानते हो कि हमारे संविधान निर्माता अंग्रेजी के बड़े फैन थे, क्योंकि आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। ये बात तो अमिताभ बच्चन की बड़ी दीवार के बड़ा फेमस डायलॉग है। तो एक खास बात है, हमारे यहाँ लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, भारत दो शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी हमारे भी यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों प्रयोग किया गया कि हमारा भी संविधान राज्यों के समझौते का परिणाम है, और हमारे भी संविधान में संघ सरकार को ज्यादा शक्ति है। इसका मतलब है हमारी संघीय व्यवस्था कनाडा से ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि हमारे यहाँ भी निर्माण, तो आप बात अब याद रखो, इस तरीके से कनाडा ने यूनियन शब्द का प्रयोग किया। यूनियन शब्द से दो बातें प्रतीत होती है, वैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने किस शब्द का प्रयोग किया, यूनियन, यूनियन शब्द का प्रयोग कर दिया। इसलिए अब हम भारतीय संविधान पर आ जाए, लेकिन दोस्तों आप जानते हो, चाहे कनाडा हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, संघवाद की ये मूल विशेषताएं हर जगह जैसी हैं। ये बड़ा दिलचस्प मामला है, संघवाद की इन विशेषताओं में कोई अंतर नहीं है, बस इतनी बात है। ये अवश्य कि आखिर में संघवाद में शक्ति ज्यादा दी जाए या राज्य को, इसी बात पे थोड़े मतभेद हुए, तो अलग अलग ऐतिहासिक परिस्थितियां थी। भारतीय संविधान निर्माता इसे कनाडा से प्रभावित है। कि हमारे यहाँ दोस्तों हर जगह यूनियन, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब है हमारे संघ में संघ सरकार की शक्तियों को थोड़ा प्रभावशाली बनाया गया है, ठीक जैसा कनाडा में है। अब जरा भारत पर आ जाए, आप जानते हो ये बात तय हो गई भारत के भी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से देखो, ऐसे तो अंग्रेजी सरकार ने किया था, एक केंद्र से अनेक 11 राज्य बना दिए थे, इनसे 11 राज्य बन गए। हमारे यहाँ पे राज्य समझौता थोड़ी करके आए थे, अलग अलग राज्य बन गए। अब जो मामला हुआ कि ठीक है, एक केंद्र से 11 राज्य बन गए, अब कैसे संघवाद को आगे बढ़ावा दिया जाए, अब इस पर हम इंडिया पर आ जाए दोस्तों। अब इन दो उदाहरण को देखकर
भारतीय संघवाद पर आ जाए। तो ये तो हमने बता दिया कि आर्टिकल 1 में इसीलिए लिखा गया इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यहां बात पूरी हो गई। अब सवाल है यानी भारतीय संघीय शासन में अब देखो जो शक्ति का विभाजन है, भारतीय संघीय शासन होगा, इन विशेषता तो आएगी, शक्ति का बंटवारा भी रहेगा, देखिए संविधान भी रहेगा, न्यायपालिका भी रहेगी। अब शक्ति का विभाजन तो हुआ और अब देखोगे हमारे यहाँ संघीय शासन है तो संघीय शासन में की पहली विशेषता क्या है? शक्तियों यानी शक्तियों की साझेदारी कह लो, शक्तियों का विभाजन यानी हमारे दोस्तों पार्टनरशिप किसके बीच में चल रही है? मोदी और दीदी के बीच, मोदी योगी के बीच में। आप कहोगे लेकिन सर लफड़ा है कि और मोदी के बीच में झगड़े होते रहते हैं और योगी और मोदी जी के बीच में बड़े अच्छे संबंध है। तो बच्चों का कारण भी मैं आपको बता दूंगा और वो कारण संविधान से आपको नहीं मिलेगा और आप तो इतनी बात जानते हो कि पॉलिटिकल है वो कारण, राजनीतिक है, क्योंकि दोनों बीजेपी के लोग हैं। तो भारतीय संविधान में संघवाद कहाँ है? अनुच्छेद केवल 1 में ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ संघवाद की 7वीं अनुसूची में दोस्तों ये साझेदारी कर दी गई है कि नवीन पटनायक को क्या मिलेगा। 7वीं अनुसूची में ये साझेदारी बाकायदा कर दी गई है कि भैया किसको किसको क्या मिलेगा। ये बहुत स्पष्ट बात है। और दोस्तों अब देखो 7वीं अनुसूची के हिसाब से हमारे यहाँ थोड़ा शक्ति का विभाजन अमेरिका जैसा नहीं है, कनाडा जैसा है, क्योंकि एक तरफ हमने संघ सूची रखी, दूसरी तरफ हमने सूची रखी, तीसरी तरफ हमने समवर्ती सूची रख दी और ये भी याद दिला दें अवशिष्ट शक्तियां हमने दे दी। अब तो आप जानते हो कि अब संघ सूची किसके पास है? भाई देखो G20 की बैठक हो रही है, मोदी जी करवा रहे हैं और कोई राज्य का मुख्यमंत्री कहना भाई हम करवाएंगे, तो नहीं करवा सकता, क्योंकि राज्य का काम क्या है दोस्तों? राज्य का काम है, राज्य सूची का विषय क्या है? 7वीं सूची में लिखा गया है। इसलिए हमने कहा शक्ति का विभाजन और लिखित संविधान दोनों विशेषताएं भारत में है। लिखित संविधान ने तभी 7वीं सूची आई है। 7वीं सूची में शक्ति का बंटवारा है। अब इस शक्ति के बंटवारे से कर दिया गया कि देखो यूक्रेन में बच्चे फंस गए हमारे, यूक्रेन बच्चे फंस गए। अब जब कोई बच्चे तो राज्यों के थे, अब मोदी जी को कहा गया भैया लाओ बच्चे वहां से, 4 मंत्रियों को लगाया गया धनाधन वहां जहाज में करके लाया गया। और जब हम जहाज में बच्चों को ला रहे थे तो ये नेपाल भूटान में हमने रिक्वेस्ट करने लगे भैया हमारे बच्चों को बैठा देना, कोई बात नहीं है, इस दिन हम वहां बोरिया वोरिया बैठा के जहाज में बैठा देंगे। छोटा राज्य कहां से अपना अलग जहाज भेजता? इसका मतलब है यूक्रेन से संघ सरकार विदेशी बच्चों को इसलिए हम लाए कि विदेश का काम संघ सरकार का है, रक्षा काम। अब मान लो चीन सिक्किम पर आक्रमण कर रहा है, चीन इधर अगर हिमाचल की तरफ आगे बढ़े, अरुणाचल तरफ आगे बढ़े, तो मोदी सरकार कहते भैया देखो अरुणाचल तुम देख लेना मसला, ये संघ सरकार काम है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में लिखा गया है दोस्तों। एक खास बात है हमारे यहाँ, इसलिए संघवाद का मतलब है सर्वोच्च संविधान, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका। ये सारी बात हमारे संविधान में है। हमारे भी संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग इसलिए किया, थोड़ी मोदी जी की शक्तियां ज्यादा हो जाती है दोस्तों। और वैसे भी आप देखोगे मोदी जी अब देखो इधर चमकते दिखते हैं, दीदी ऐसी दिखती है जैसे फटे हाल दोस्तों, दीदी के पास पैसे ही नहीं। बच्चों की कंडीशन थोड़ा हमारे यहाँ गड़बड़, तुम्हारे संघ शक्तिशाली है। बच्चों इस बात को इस तरीके से आप देख सकते हो कि नहीं, रक्षा किसके पास है, रेल किसके पास है, विदेश, बैंकिंग, ये सब संघ सरकार ने अपने पास रखा है। अब संघ सरकार ने रखा क्या? संविधान ने दिया है दोस्तों, क्योंकि फिर बता दूं राज्य को शक्तियां भी संविधान से मिलती है, इसलिए समकक्ष है। राज्य को शक्तियां केंद्र सरकार नहीं देता, सरकार नहीं देता, और न संघ सरकार छीन सकता है। तो आप देखो ममता दी लड़ जाती है, ममता दी कहते रहे कोई खराब थोड़ी कर रहे हो भैया, मोदी जी जो शक्ति हमें मिली है उस हमको ले नहीं सकते। अब राज्यों के पास क्या है दोस्तों? देखो पुलिस, इसलिए किसी भी राज्य में चले जाओ यही संघीय शासन है। सीआरपीएफ किसके पास है? संघ के पास है। बीएसएफ किसके पास है? संघ के पास है।
आपने देखा अग्निवीर योजना की भर्ती हो रही है तो संघ कर रहा है, ऐसा थोड़ी है किसी राज्य सर भर्ती करेगा। हमारे यहाँ आप देखो किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग में कोई वैकेंसी आती है दोस्तों, अगर आप पॉलिटिकल स्टूडेंट हो, जब राज्य लोक सेवा आयोग में कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें विदेश सेवा की वैकेंसी थोड़ी आएगी, उसमें रक्षा की वैकेंसी थोड़ी आएगी, क्योंकि सब संघ इसलिए सबके एग्जाम यूपीएससी लेती है, भारत का संघ लोक सेवा आयोग लेता है। अब देखो इंग्लिश में यूनियन, हिंदी में कह रहा हूं संघ लोक सेवा आयोग, ये कोई ये नहीं कहता यूनियन पब्लिक सर्विस, कोई ये नहीं कहता यूनियन लोक सेवा आयोग, तो यूनियन करने बाद हम क्या कर रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग, क्योंकि हमने कहा यूनियन शब्द तरीके से टेक्निकल कारणों से लिया गया, हॉस्पिटल बनवाना राज्य की जिम्मेदारी है, आप कहते हो और जब हॉस्पिटल राज्य की जिम्मेदारी है तो मोदी जी एम्स क्यों बनवा रहे राज्यों में? दोस्तों यही तो है कि हमारे यहाँ कई बार संघ को बहुत शक्तियां हैं। अब जरा सोच के देखो, एम्स संघ सरकार बनवा रहा है, हर राज्यों में एम्स संघ सरकार बनवा रहा है, संघ को शक्ति ज्यादा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संघ सूची में है, अब पुलिस है, लोक व्यवस्था है, स्वास्थ्य है, कृषि है, ये सब क्या है सूची के विषय। लेकिन अब आप कहोगे जिस इलेक्ट्रिसिटी जहां पढ़ रहे हो जहां बिजली है, इसका मतलब जैसे आप दोस्तों बस में बैठे परिवहन, तो बस में जैसे आप बैठे आप राज्य सरकार के अंतर्गत आ गए, जैसे आप सिंचाई करने गए और राज्य सरकार के अंतर्गत आ गए, जैसे आप गेहूं खेत में गए तो आप समझ लो गेहूं का नुकसान हो गया तो राज्य सरकार से मांगो, ये सरकार का यही शक्ति का डिवीजन, यही तो डिवीजन ऑफ पावर है दोस्तों। और आप कहोगे सर ये बताओ ये 7वीं सूची किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 246 से, 246 के हिसाब से 7वीं डिवीजन ऑफ पावर है। और हमारे यहाँ दोस्तों आप देखो पावर का बंटवारा कर दिया गया। आप कहोगे सर ये बंटवारा कर दिया, ये लफड़ा क्या है समूर्ति? यार जब एक बार बंटवारा कर दिया, एक बार हमने कह दिया पार्टनर का अलमीरा ये होगी, मेरे अलमीरा ये होगी, अब पार्टनर कह रहा है नहीं भैया एक ऐसा अलमीरा रखो इसमें दोनों सामान रखें। अरे जब घर का बंटवारा हो गया, एक एक कमरा मिल गया, यार अब कहोगे एक साझा कमरा भी होना चाहिए, तो हमारे संविधान माताओं ने कहा भाई हो, क्योंकि याद रखो विभाजन दोस्तों देखो संघ में केवल विभाजन करना संभव नहीं है। क्यों? आपने कह लिया पार्टनर, देखो पार्टनर तुम झाड़ू मारना, मैं पोछा लगाऊंगा, तुम सब्जी लाना, मैं आलू तो मैं इधर बर्तन साफ करूंगा, कर लिया। अचानक आपके पार्टनर की तबीयत खराब, बीमार पड़ गया, अब कहोगे ना भाई ये तो पावर में लिखा नहीं गया है, क्यों करना चाहिए? इसलिए दोस्तों रेल किसका विषय है? संघ का। भूमि किसका विषय है? राज्य का। ये भूमि राज्य का विषय है दोस्तों। तो अब राज्य कहते नहीं रेल हमारी भूमि पर मत चलाओ, तो रेल का संघ सरकार ऊपर चलाएगी। इसलिए डिवीजन के साथ सहयोग भी आवश्यक बनता है बच्चों। अब जरा सोच के देखो, स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय, मोदी जी वैक्सीन लेके दौड़ रहे हैं, भाई वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा लो, यही तो सहकारिता है, सहयोग है बच्चों। ऐसा नहीं है कि इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा समूर्ति का मतलब है कि नहीं देखो एक तरह डिवीजन रहेगा, फिर भी क्या मत करो यार। आपको सर फिर ये बात ममता दीदी को नहीं पता है क्या पॉलिटिकल झगड़ा है दोस्तों, कुछ चुनाव लड़ना है, अलग अलग पार्टी है, अलग अलग पार्टी है, तो जब यही बताएंगे सब हम सब एक साथ हैं, तो जनता कहेगी भैया जब एक ही साथ हैं तो क्यों वोट इनको दे इनको दे, सब एक ही को वोट दे दो। इनकी थोड़ी मजबूरी तो है, ये मजबूरी है। इस समूर्ति सूची में क्या है? सामाजिक आर्थिक प्लानिंग का विषय है। फॉरेस्ट वन मूर्ति सूची का विषय शिक्षा, पहले इसमें संविधान संशोधन से ये जो है फॉरेस्ट और वन मूर्ति सूची में डाल दिए गए। अब कहते जल राज्य सूची का विषय है, यह जल बंटवारे में राज्य हमेशा पंगा किए रहते हैं, जल राज्य सूची का विषय है। और अब दोस्तों अब आप देखोगे डिवीजन ऑफ पावर हो गया, तो वन है, शिक्षा है, ये समूर्ति बिजली, इसे देखोगे बिजली में एनटीपीसी संघ के पास है, जबकि बिजली का ट्रांसमिशन वितरण राज्यों के पास है। ऐसा कोई काम देखोगे जो दोनों के पास होगा समूर्ति सूची में होगा। इसलिए शिक्षा का मतलब है कि हम संघ सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय बना देगा
और राज्यों का अधिकार है कि वो अपनी प्राथमिक शिक्षा दे लें, अपने विश्वविद्यालय बना लें। ये हमारे यहाँ सर्वोच्च संविधान है, उस संविधान से डिवीजन पावर है। और कभी इनमें लफड़ा हो जाए और कभी दीदी और मोदी के बीच में झगड़ा हो जाए, निश्चित तौर पर ये कौन हल करेगा? उच्चतम न्यायालय। ये कोई सरकार हल नहीं करेगी, ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा हल किया जाएगा। और बच्चों, आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दें, ये 3 शक्तियां हो गई। अब आप देखोगे, अगर इस कंपैरिजन में अमेरिका को देखो, अमेरिकी संघ में तो अमेरिकी संविधान में केवल संघ सूची है पहला। संविधान राज्यों के लिए, हमारे तो एक ही संविधान है, हमारे तो एक ही संविधान है, राज्यों के संविधान अलग अलग थोड़े हैं। अब हमारे यहाँ तो कई ऐसी कंडीशन है कि संघ डिवीजन ऑफ पावर में कैसे संघ की शक्तियां बढ़ती जाती हैं, भी आपको याद दिला दें दोस्तों। इस डिवीजन ऑफ पावर में कैसे संघ शक्तिशाली होता जाता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। और देखो, अवशिष्ट शक्ति यानी जो यहाँ पे नहीं लिखी गई है वो संघ के पास लीजिए। और आपको आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दें, आप कहोगे सर ये बताओ फिर और डिवीजन ऑफ पावर कैसे है? तो डिवीजन ऑफ पावर आर्टिकल 245 में भौगोलिक रूप में भी किया गया है। एक तो सूची के अनुसार विभाजन है, एक भौगोलिक विभाजन भी, शक्तियों का भौगोलिक विभाजन। तो शक्तियों का भौगोलिक विभाजन कैसे है? अब देखो, संसद के द्वारा संघ, जो संसद के द्वारा ये बनेगी, पूरे भारत में लागू होगी। संघीय संसद के द्वारा निर्मित विधि समूचे भारत में लागू होगी। और ध्यान में रखने की है, समूचे भारत में लागू होगी। और स्वाभाविक रूप में संघीय संसद कहाँ विधि बनाएगी? संघ सूची पर। इसीलिए आर्टिकल 245 में कहा गया है कि संसद कोई विधि बनाएगी, संघ सूची में पूरे भारत पर लागू होगी। अब कल के तमिलनाडु का ये नहीं मानेंगे, पश्चिम बंगाल, ये नहीं हो सकता, संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। और कई बार राज्य ही ऐसा काम करते हैं, राज्य तो बहुत आरोप लगाएंगे, संघ सरकार ने कर दिया, वो कर दिया। कई बार ये खुद ही ऐसा काम करते हैं जैसे लगता है कि खुद ही संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों देखोगे, और इतना ही नहीं, अब मान लो कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए विधि का निर्माण करना हो, तो संसद के पास क्षेत्रातीत विधि निर्माण की शक्ति, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, संसद के पास विधि निर्माण की क्षेत्रातीत शक्ति है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। इसका मतलब दोस्तों, आप कहोगे कि सर ये बताओ, भारतीय संसद अमेरिका के लिए विधि का निर्माण कर देगी क्या? भाई, भारतीय संसद अमेरिका की विधि का निर्माण तो नहीं कर पाएगी। तो कैसे होगा कि अमेरिका के लिए विधि का निर्माण कर दे? 245 में बात कही। लेकिन अमेरिका में रहने वाले भारतीयों विधि का निर्माण तो होगा। आपको कहना ना सर इसको और बताओ, मतलब ऐसे कैसे होगा? अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए हम विधि का निर्माण करेंगे? तो हमारे यहाँ बड़े सारे भारतीय नागरिक रह रहे हैं, तो मान लो उनका टैक्सेशन लेना है, उनको भारत में वोटिंग राइट देना है, संसद उनके विधि का कर देगी। इसे कहते हैं क्षेत्रातीत, संसद के विधि निर्माण की क्षेत्रातीत शक्ति। क्षेत्र का अतीत, क्षेत्र के बाहर, क्षेत्रातीत का मतलब क्षेत्र के बाहर, क्षेत्र के अलावा, भारतीय भूभाग के अलावा किसी क्षेत्र के लिए संसद विधि का निर्माण कर देगी। और राज्य भी तो शक्ति का विभाजन है, और राज्य क्या करेंगे? राज्य सरकारें, जो राज्य विधानमंडल है, वो केवल अपने राज्य, वो केवल राज्य के लिए विधि निर्माण, ये बात बहुत स्पष्ट है। राज्य सरकार केवल अपने भूभाग के लिए, उत्तर प्रदेश की विधि बिहार के लागू नहीं होगी, बिहार की विधि उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होगी, झारखंड अपने लिए विधि का निर्माण करेगा, छत्तीसगढ़ अपने लिए करेगा। राज्य विधि का निर्माण केवल अपने भूभाग के लिए करेगा। ये बंटवारा हो गया है। और भौगोलिक विभाजन के साथ ये सूची का बंटवारा क्यों किया गया दोस्तों? ये तो सेपरेशन ऑफ, यही तो डिवीजन ऑफ पावर है, तो शक्ति का बंटवारा है, ये तो साझेदारी है। क्योंकि अब देखोगे, अगर हम ये कहें राज्य अपने भूभाग के लिए विधि का निर्माण करेगा, तो राज्य में ही तो एयरपोर्ट है, राज्य में ही रेलवे है। अब जानते हो, एयरपोर्ट है, रेलवे तो संघ सरकार का विषय है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि राज्य के भूभाग में
जो राज्य की विधि होगी राज्य के भूभाग में स्थित सभी क्षेत्रों के लिए लागू होगी। भौगोलिक रूप में राज्य के अंतर्गत लागू होगी, लेकिन दोस्तों ये भौगोलिक क्षेत्र में भारतीय सरकार का रेल भी है, उसी भौगोलिक क्षेत्र में एयरपोर्ट भी है, इसलिए सूची का भी बंटवारा कर दिया। तो शक्ति का बंटवारा कर दिया गया, शक्ति का विभाजन कर दिया गया। और अब इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ा दें, यही संघीय व्यवस्था का लक्षण है। अब शक्ति का जो विभाजन किया गया, तो दोस्तों शक्ति का विभाजन कहिए, शक्ति की साझेदारी कहिए, दोहरी सरकार कहिए, ये संघ का मर्म है, संघीय शासन का मर्म है। अब जो शक्ति का विभाजन किया गया है, बड़ी खास ध्यान रखने की बात है, जो शक्ति का विभाजन किया गया है दोस्तों, ये विधायी भी है। विधायी मतलब का मतलब है संघ सरकार संघ सूची के विषय पर संसद विधि का निर्माण, यही हो गया। संघ सूची के विषय पर संसद विधि का निर्माण करेगी, यह है विधायी शक्ति का संसद विधि का निर्माण करेगी। ध्यान देना दोस्तों, राज्य कभी इस पर विधि का निर्माण नहीं करेंगे, सूची के विषय पर संसद विधि का निर्माण करेगी। और फिर राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण करेगी। ये तो विभाजन है। राज्य सूची के विषय पर राज्य द्वारा विधि निर्माण होगा, राज्य द्वारा विधि निर्माण होगा। ये कुल बंटवारा कर दिया गया विधायी मामलों में, और यही 7वीं अनुसूची बेस है, 7 शेड्यूल, बात हमें भूलना नहीं है। और इसी आधार पर प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा है। 7वीं अनुसूची से पूरा डिवीजन है। अब आप देखो, प्रशासनिक शक्ति का मतलब है उपरोक्त विषयों का प्रशासन संघ सरकार के अधिकारी करेंगे। उपरोक्त विषय का प्रशासन संघ के अधिकारी करेंगे। इसे दोस्तों रेल कौन चलाता है? संघ के अधिकारी। सेना कौन चलाता है? संघ के अधिकारी। विभाजन 3 प्रकार का होता है, विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय। तो विधि का निर्माण संघ सरकार करेगी, जिन विषयों पर विधि का निर्माण करेगी उनका प्रशासन भी संघ सरकार के अधिकारी करेंगे। और राज्य का प्रशासन कौन करेगा? राज्य सरकार के अधिकारी। इसलिए अब लोक व्यवस्था, पुलिस राज्य सरकार के अधिकारी करेंगे। तो दोस्तों कहीं भी आप चले जाओ तो पुलिस आपको अलग, यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, झारखंड पुलिस, तमिलनाडु पुलिस, ये हर राज्य के अधिकारी हैं। यानी जिसका जो विधायी विषय उसका प्रशासन करेगा। बात को सीधे शब्दों में से कह दो, या दोस्तों जब घर का बंटवारा हो गया तो जिसको जो घर मिला उसी में झाड़ू मारेगा। यही तो प्रशासन मिल गया कि आपको अपना घर मिल गया, उसमें झाड़ू मारना है, खाना बनवाना है, सोना है, आप तय करिए। इसलिए 7वीं अनुसूची ही मेन आधार है। उसके बाद दूसरा डिवीजन क्या होता है? वित्तीय। जब संघ सरकार में हम शक्तियों का बंटवारा भारतीय संविधान के संदर्भ में देखते हैं तो यही 3 विभाजन है। संघ यानी विधायी भी है, इन दोनों को समानांतर तौर पर विधि के निर्माण का अधिकार है, राज्य सूची के विषय प्राप्त है। तो यही तो संघवाद का मतलब, दोनों बराबरी में है, दोनों समकक्ष, स्वायत्त, कोई निर्भर नहीं है दोस्तों। निर्भर होगा तो फिर संघात्मक शासन नहीं होगा। और इसे वित्तीय का मतलब है संघ सूची के विषय पर संसद कर लगाएगी, कर आरोपित करेगी, वसूलेगी, उपयोग करेगी, संसद काम। और राज्य सूची के विषय पर क्या होगा? राज्य विधानमंडल कर आरोपित करेगी और फिर वसूले और फिर उपयोग करेगी। दोस्तों ये डिवीजन हो गया। इस शक्ति विभाजन का क्लासिकल मॉडल है। इस शक्ति विभाजन का क्लासिकल मॉडल है जिससे दिखता है कि भारतीय संविधान बिल्कुल संघात्मक है,
आप कहोगे सर ये बताओ, अगर ये समाधान संघात्मक हो गया तो ऐसा लगता है जो संघ राज्य बिल्कुल दो हाथ के बराबर है, दोनों झूले में समान रूप में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन आगे जैसे हम चलेंगे तो ये बात दिखने लगता है कि विभाजन के अलावा संघ सरकार की शक्तियां शक्तिशाली कैसे हैं और कैसे कैसे मोदी जी पावरफुल बन जाते हैं। बड़ी व्यवहारिक रूप में देखिए, विभाजन तो ठीक है, संविधान में जरा व्यवहारिक रूप में ऐसे देख लीजिए। अब कभी बच्चों, अब कभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाइए, जो बच्चे केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे, वे केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संघ सरकार करती है। संघ सरकार का विश्व चमचम होता है। राज्य के विश्वविद्यालय में चले जाइए तो ऐसा लगता है यार टूटा हुआ मेज, ऐसे पंखा, टेढ़ा सा पंखा हुआ लटका हुआ है। पैसा वैसा राज्य के पास है कि नहीं है। और दोस्तों सबसे बड़ी एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स संघ सरकार की सेवा में होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी होंगे, तब तो 1 तारीख को बिल्कुल खट से पेमेंट मिल जाता है। और अगर राज्य के कर्मचारी होंगे तो ऐसे फिर मामला होता है, कभी पेमेंट 10 तारीख को, कभी 15 तारीख को, कभी 16 पर, तब मिल जाएगा, भगवान के भरोसे है। तो दोस्तों कई बार लगता है राज्य माली हालत कमजोर है क्या, एक ऐसा डिवीजन। तो दोस्तों डिवीजन तो है, पड़ला भारी, तो यूनियन शब्द का प्रयोग हमने किया, तो डिवीजन तो रहेगा। उस डिवीजन में कोई झगड़ा हो जाए तो हल करेगा न्यायालय, डिवीजन संविधान से है। डिवीजन में संघ सरकार शक्तिशाली क्यों बनती जाती है, ये कहानी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए